नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम प्रथम प्रश्न पत्र प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने पहले विचारक प्लेटो के विभिन्न प्रकार के राजनीतिक विचारों का अध्ययन कर लिया है। दूसरे विचारक हैं अरस्तू। इस वीडियो में हम अरस्तू के सामान्य जीवन परिचय और राज्य संबंधी उनके विचारों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अरस्तू का जीवन परिचय। अरस्तू का जन्म 384 ईसा पूर्व मकदूनिया के तट पर स्टैगिरा नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता मैसिडोनिया के राजवैद्य थे। अरस्तू प्लेटो के शिष्य हुए। 367 ईसा पूर्व में इन्होंने एथेंस आकर प्लेटो की अकादमी में प्रवेश लिया। प्लेटो की शिक्षण संस्था जिसका नाम अकादमी था, अरस्तू उसी के शिष्य हुए। अरस्तू की कुशाग्र बुद्धि, उनकी चिंतन क्षमता के कारण प्लेटो ने इन्हें अकादमी का मस्तिष्क कहा है। 347 ईसा पूर्व में जब प्लेटो की मृत्यु हो गई तो अरस्तू वापस एथेंस छोड़कर चले गए। 346 ईसा पूर्व में ये सिकंदर के गुरु बने। सिकंदर को राजनीति और दर्शन की शिक्षा प्रदान की और 334 में फिर से एथेंस लौटकर आए और अपने गुरु प्लेटो की ही भांति एक शिक्षण संस्था की स्थापना की और इस संस्था को नाम दिया गया लिसियम। 323 ईस्वी में ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात अरस्तू पर धार्मिक प्रार्थना और बलिदान का अपमान करने के आरोप लगे। ऐसे ही आरोप प्लेटो के गुरु सुकरात पर भी लगाए गए थे और एथेंस सरकार ने इन आरोपों के कारण सुकरात को मृत्युदंड दे दिया था। तो ऐसी ही परिस्थिति फिर से उत्पन्न ना हो, इसका विचार कर अरस्तू एथेंस छोड़कर चले गए। अरस्तू ने कहा, मैं एथेंस वासियों को दर्शन के खिलाफ दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा। प्लेटो को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है। उन्होंने राजनीति को दर्शन के क्षेत्र से निकालकर विज्ञान की ओर अग्रसर किया, वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा दिया। अरस्तू की प्रमुख पुस्तकें हैं द पॉलिटिक्स, निकोमाकियन एथिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस। निकोमाकियन एथिक्स है, इसकी जगह कई बार सिर्फ एथिक्स नाम भी प्रश्न पत्र में पूछ लिया जाता है। तो एथिक्स के रचयिता कौन है? अरस्तू। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, ये एथेंस के संविधान पर लिखी गई पुस्तक है। यूडीमियन एथिक्स और रिटोरिक, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अरस्तू की अध्ययन पद्धति। अरस्तू की अध्ययन पद्धति आगमनात्मक थी। जहाँ पर प्लेटो इनके जो गुरु थे उनकी पद्धति निगमनात्मक थी, जो सामान्य से विशेष की ओर जाती है। वहीं प्लेटो की अध्ययन पद्धति है वो विशेष से सामान्य की ओर जाती है, जिसमें विशेष उदाहरणों का या विशेष तथ्यों का अध्ययन और पर्यवेक्षण करके कुछ सामान्य नियम हैं उनका निर्माण किया जाता है। इसके साथ ही अरस्तू की अध्ययन पद्धति तुलनात्मक थी। अरस्तू ने तत्कालीन समय में विश्व में प्रचलित 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। अरस्तू की पद्धति ऐतिहासिक थी। इसके साथ ही इनकी पद्धति उद्देश्यपरक भी थी। उद्देश्यपरक पद्धति वो होती है जिसमें अध्ययन से पूर्व कोई उद्देश्य निर्धारित कर लिया जाए, तो ऐसी पद्धति को टीलोलॉजिकल पद्धति भी कहते हैं। इसके अलावा सादृश्य मूलक पद्धति का भी अरस्तू ने भरपूर उपयोग किया है। सादृश्य मूलक पद्धति यानी जिसमें किसी उदाहरण का सहारा लेकर अपनी बात को समझाने का प्रयास किया जाता है। तो अरस्तू ने राज्य की तुलना मानव के शरीर से की है और राज्य का आंगिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जिस प्रकार अलग अलग अंग यानी हाथ और पैर, ये जब तक अलग अलग रहें तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये जब मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं
तो एक संपूर्ण रचना है वो अस्तित्व में आती है। तो इसी प्रकार नागरिकों का अलग अलग कोई अस्तित्व नहीं है। वो जब एक समुदाय के रूप में राज्य का निर्माण करते हैं तभी एक अच्छे जीवन की संभावनाएं हैं वो अस्तित्व में आती है। तो शरीर की तुलना उन्होंने राज्य की तुलना उन्होंने मानव के शरीर से की है। तो ये पद्धति है सादृश्य मूलक पद्धति कहलाती है, जिसमें किसी वस्तु अथवा स्थान का उदाहरण देकर अपनी बात को रखने का प्रयास किया जाता है। अरस्तु चूंकि प्लेटो के शिष्य थे, इन पर प्लेटो के चिंतन का, प्लेटो के दर्शन का गहरा प्रभाव है। प्लेटो का जो दर्शन था, जो फिलॉसफी थी, उसको अरस्तु ने वैज्ञानिकता प्रदान करने का प्रयास भी किया है। फॉस्टर ने कहा है अरस्तु सबसे बड़े प्लेटोवादी है, और वहीं सेबाइन ने कहा है कि अरस्तु है वो प्लेटो के ऋणी हैं। अपने विचारों के लिए, अपने चिंतन की जो पद्धति है उसके लिए अरस्तु है वो प्लेटो के ऋणी माने जाते हैं। प्लेटो व अरस्तु में क्या समानताएं हैं? दोनों विचारक हैं, ये यूनान को अपने केंद्र बिंदु में रखते हैं। यूनान के नगर राज्य है वो इनके चिंतन का केंद्र बिंदु है। एथेंस, स्पार्टा, इस तरह के जो नगर राज्य थे, इनके इर्द गिर्द ही इन्होंने अपने चिंतन का जो भवन है उसे खड़ा किया है। यहाँ पाई जाने वाली जो शासन में जो कमियाँ थी, जो समस्याएं थी, उनके इर्द गिर्द ही इनका चिंतन है वो केंद्रित रहा है। दोनों विचारकों ने राज्य को एक स्वाभाविक, आत्मनिर्भर और नैतिक समुदाय माना है। इनके अनुसार मनुष्य राजनैतिक प्राणी है जिसके लिए राज्य की गतिविधियों में भाग लेना आवश्यक है। दोनों ही विचारक लोकतंत्र के आलोचक हैं और दास प्रथा के समर्थक हैं। अरस्तु ने जहाँ प्रकट रूप में दास प्रथा का समर्थन किया है, वहीं प्लेटो ने दास प्रथा पर कोई विचार नहीं किया है या दास प्रथा के संबंध में वो मौन रहे हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यूनान के नगर राज्यों में उस समय प्रचलित इस कुप्रथा के बारे में प्लेटो ने कुछ नहीं कहा, यानी वो इसके समर्थक हैं। जैसे खामोशी को हाँ समझ लिया जाए, ऐसी ही बात यहाँ पर प्लेटो के लिए कही जा सकती है। फिर है इनमें क्या असमानताएं हैं? प्लेटो आदर्शवादी हैं, वो एक आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति प्रधान गुण के अनुसार कार्य करे। अभिभावक वर्ग पर साम्यवादी सिद्धांत लागू किए जाएं, जबकि अरस्तु प्लेटो के उलट यथार्थवादी है। यथार्थ को, वास्तविकता को पहचान कर अधिकतम संभव सुधार जो राज्य में हो सकते हैं उनका अरस्तु समर्थन करते हैं। वो किसी यूटोपियन स्टेट के बारे में वो कल्पनावादी सोच अरस्तु की नहीं है। प्लेटो की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक है, जबकि अरस्तु का अध्ययन आगमनात्मक पद्धति में ढला है। प्लेटो दार्शनिक राजा के शासन की वकालत करते हैं, जबकि अरस्तु चाहते हैं कानून का शासन हो और उस शासन में नागरिकों की अधिकाधिक सहभागिता हो सके। प्लेटो संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग के लिए परिवार और संपत्ति का साम्यवाद लागू करना चाहते हैं, जबकि अरस्तु सीमित तौर पर इन दोनों का समर्थन करते हैं कि एक सीमित संपत्ति रखने की उनको इजाज़त मिलनी चाहिए। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। प्लेटो का जो चिंतन है उसे राजनीतिक दर्शन की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि अरस्तु का चिंतन है वो राजनीतिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है। इसके कई कारण हैं, क्योंकि विज्ञान है वो कार्य कारण संबंधों का अध्ययन है। विज्ञान किसे कहा जाता है? जब किसी कार्य या घटना के पीछे के कारणों का पता लगा लिया जाए, एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए, इस प्रकार के अध्ययन को हम विज्ञान कह सकते हैं। तो अरस्तु का जो समूचा चिंतन है वो वैज्ञानिक पद्धति का चिंतन है। जैसे अरस्तु राज्य का उत्पत्ति के बारे में सोचते हैं, राज्य क्यों अस्तित्व में आया, इसका बने रहने के क्या कारण हैं, राज्य में क्रांतियाँ क्यों होती है,
क्रांति को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो अरस्तु का ये जो समूचा चिंतन है ये वैज्ञानिक ढंग से चलता है, इसीलिए अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक या फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस की संज्ञा भी दी जाती है। इनकी पद्धति आगमनात्मक अध्ययन पद्धति है, जिसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर जाया जाता है। तथ्यों का संकलन करके उनका निरीक्षण और पर्यवेक्षण के आधार पर निष्कर्ष है वो निकाले जाते हैं। जबकि प्लेटो की अध्ययन पद्धति में मूल्यों की प्रधानता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन अरस्तु कैसा है, क्या परिस्थितियां हैं, वास्तविकता का अध्ययन करते हैं, तथ्यों का अध्ययन करते हैं, जो कि विज्ञान की प्रमुख विशेषता होती है। क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है कि और अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को इस राजनीति विषय को मोड़ दिया है। इसके साथ ही विज्ञान की प्रमुख विशेषता होती है कंपैरिजन करना, तुलना करना। तो अरस्तु ने उस समय प्रचलित 158 देशों के संविधान का भी अध्ययन किया था और मूल्य और तथ्यों का पृथक्करण किया। राजनीति और नीति शास्त्र जो है उसको पृथक करने का काम है वो अरस्तु ने किया था। तो ये सब वो कारण हैं जिसके कारण अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक या प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है। इसके बाद है अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। राज्य को अरस्तु ने एक स्वाभाविक समुदाय माना है, यानी ये एक नेचुरल कम्युनिटी है, स्वतः ही ये अस्तित्व में आ जाती है, क्योंकि मानव है वो स्वभाव से ही सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। सामाजिक यानी वो अकेले नहीं रह सकता है, समाज में रहना उसकी आवश्यकता है। जिस समाज में वो रहता है उसकी गतिविधियों की जानकारी लेना, उनमें अधिकाधिक सहभागिता करना, ये मानव के स्वभाव के मूल लक्षण हैं। इस कारण से वो राजनैतिक और सामाजिक प्राणी हैं। अरस्तु के अनुसार जो भी मनुष्य राज्य से बाहर रहता है वह या तो देवता है या पशु, यानी किसी भी मनुष्य के लिए ये संभव ही नहीं है कि वो राज्य से बाहर रह सके, राज्य से अलग अपना अस्तित्व है वो बना सके। राज्य है वो सर्वोपरि समुदाय है, यानी सभी प्रकार के समुदायों से उच्चता रखता है, प्राथमिकता रखता है, क्योंकि राज्य के अभाव में कोई भी अन्य समुदाय अस्तित्व में नहीं रह सकता अथवा पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता है। सभी धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक सभी जो समुदाय है वो किसी न किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आते हैं। जैसे कोई शिक्षण संस्था है या शैक्षिक समुदाय है, वो कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए बनाए जाते हैं। सीमित संख्या में लोग इनकी सदस्यता ग्रहण करते हैं और उद्देश्य की प्राप्ति तक उसमें सक्रिय भागीदारी करते हैं। लेकिन राज्य एक ऐसी संस्था है जिसकी सदस्यता जन्म के साथ ही स्वतः ही जिसकी सदस्यता प्राप्त होती है और आजीवन उसके कार्यों और गतिविधियों में हमारी रुचि है वो बनी रहती है। तो ये जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और जीवन को उत्तम बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए राज्य है वो अस्तित्व में बना रहता है। इसके अलावा अरस्तु ने कहा है राज्य का स्वरूप आंगिक है, शरीर से राज्य की उन्होंने तुलना की है। राज्य है वो व्यक्ति से पूर्व है, यानी प्रायर कौन है, राज्य पहले है, व्यक्ति बाद में है। ऐसा ऐतिहासिक दृष्टि से हम जानते हैं कि संभव नहीं है। जब मनुष्य का जन्म हुआ उसके पश्चात ही राज्य बना होगा। काल क्रम वाइज यदि हम देखें तो मनुष्य पहले है लेकिन राज्य बाद में आया। लेकिन अरस्तु कहते हैं कि यदि तार्किक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राज्य पहले है और व्यक्ति बाद में। क्यों? क्योंकि संपूर्ण के बिना अंश की कल्पना नहीं की जा सकती। अब जब हम हाथ की कल्पना कर रहे हैं, पैर की कल्पना कर रहे हैं, मुंह की कल्पना कर रहे हैं, सिर की कल्पना कर रहे हैं, तो इन कल्पनाओं को करते वक्त हमारे मन में एक संपूर्णता की, एक शरीर की कल्पना अवश्य है। अलग से हाथ का कोई अस्तित्व नहीं है, वो कोई कार्य नहीं कर सकता है जब तक वो
अपने संपूर्ण से ना जुड़ा हुआ हो। तो इसी तरह से अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति कालक्रम की दृष्टि से राज्य से पहले आया है, लेकिन तार्किक दृष्टिकोण से यदि सोचा जाए तो राज्य पहले है और व्यक्ति बाद में। इसके साथ ही राज्य एक आत्मनिर्भर और नैतिक समुदाय है। इसका जन्म जीवन को संभव बनाने के लिए हुआ है, लेकिन यह सद्जीवन के लिए अस्तित्व में है। तो ये थे अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। इससे अगले वीडियो में हम अरस्तु के नागरिकता पर विचारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।